हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त इशिता। एंड जैसे कि आज हमारा फ्राइडे है तो हम फ्राइडे को क्या करते हैं, पैथोलॉजी करते हैं। और जो पैथोलॉजी का आज हम हिस्टोपैथ का टॉपिक लेने वाले हैं। और आज का हमारे पास टॉपिक है लैबोरेटरी मैनेजमेंट। तो इस टॉपिक को लेकर आपको पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है और आप कैसे आपको लैब में मैनेजमेंट करनी है वो सारा आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बस हम अपनी वीडियो से शुरू करने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। So yes, let's get started with our today's video. तो सबसे पहले जो लैबोरेटरी मैनेजमेंट है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास 8 एस्पेक्ट्स आते हैं। ठीक है, लैब मैनेजमेंट आपके पास 8 एस्पेक्ट्स आते हैं और अगर वो 8 एस्पेक्ट्स एक सीक्वेंस में फॉलो हो रहे हैं, उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर है, तो आपकी जो लैब मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तब हम इन 8 एस्पेक्ट्स को पढ़ लेते हैं और इसमें हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं उन सबके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है वर्क फ्लो मैनेजमेंट। ठीक है, तो वर्क फ्लो मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि रिसेप्शन से लेके रिपोर्ट डिस्पैच तक, ठीक है, रिसेप्शन से लेके रिपोर्ट डिस्पैच तक आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना होता है। एंड आपके पास इतना स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए कि हर एक सेक्शन पे प्रॉपरली वर्क हो रहा हो। जैसे कोई सैंपल रिसीविंग पे है, ठीक है, तो सैंपल रिसीविंग पे भी आपका जो काम है वो अच्छे से होना चाहिए। ग्रॉसिंग सेक्शन है वहां पे भी आपके पास अलग से स्टाफ होना चाहिए। जो उसके बाद आपका क्या आता है, टिश्यू प्रोसेसिंग आता है, तो टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए भी आपके पास अलग से स्टाफ होना चाहिए। फिर आपके पास एम्बेडिंग स्टेशन आता है, एम्बेडिंग के लिए भी आपके पास प्रॉपर टेक्नीशियंस होने चाहिए ताकि हर एक काम जो है वो प्रॉपरली हर एक अच्छी टेक्निक से किया जा रहा है, उसमें कोई एरर्स नहीं होने चाहिए। अगर उसके बाद आता है आपके पास माइक्रोटोमी, माइक्रोटोमी में भी आपके पास ढंग से स्टाफ होना चाहिए, माइक्रोटोमी का सेक्शन भी ढंग से हैंडल होना चाहिए। उसके बाद आता है स्टेनिंग सेक्शन, स्टेनिंग सेक्शन मेन रहता है और उसमें भी आपके पास ढंग से सारे काम होने चाहिए। एंड लास्ट में आपके पास माउंटिंग स्टेशन रहता है जहां पे माउंटिंग की जाती है डीपीएक्स में। तो ये सारे स्टेशन जो है इनमें प्रॉपर स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए ताकि इनमें कोई भी एरर्स ना आए और प्रॉपरली आपका काम जो है वो कैरी ऑन होता रहे। तो ये था हमारे पास वर्क फ्लो मैनेजमेंट। सेकंड हमारे पास है लेबोरेटरी डिजाइन। ठीक है, तो जो आपकी लैब का डिजाइन होता है उसका भी बहुत ज्यादा मेजर रोल रहता है लैब मैनेजमेंट में। ठीक है, आपके जितने भी मैंने आपको सेक्शंस के नाम बताए थे पहले, जितने भी आपके हिस्टोपैथ के सेक्शंस रहते हैं सब सेपरेट होने चाहिए। ठीक है, और इसमें आपके पास एर्गोनॉमिक कंसिडरेशंस आती हैं, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ केमिकल्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, आपने कैसे कैसी चीजों को अरेंज करना है, हाइट ऑफ द टेबल्स, हाइट ऑफ द स्टूल, हाइट ऑफ द शेल्फ, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आती हैं, लैब डिजाइन के अंदर आती हैं। और आपको पता ही है कि हम हिस्टोपैथ में केमिकल्स का कितना यूज करते हैं, तो केमिकल की स्टोरेज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है लैब डिजाइन में। ठीक है, तो आपकी स्टोरेज और लैब का डिजाइन और हर एक सेक्शन सेपरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एम्बेडिंग भी एक ही जगह पे है, वहीं ग्रॉसिंग हो रही है, वहीं पे टिश्यू प्रोसेसिंग हो रहा है, वहीं पे माइक्रोटोमी हो रहा है, सब कुछ एक जगह पे हो रहा है। नहीं, आपका एम्बेडिंग स्टेशन अलग होना चाहिए, आपका टिश्यू प्रोसेसर का भी पार्ट अलग होना चाहिए, आपकी स्टेनिंग पार्ट भी सारे सेक्शंस अलग अलग होने चाहिए ताकि लैब का काम है वो बिल्कुल कन्वीनियंटली और एक अच्छे पैटर्न में फॉलो कर पाओ। और थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज ऑफ लैब। इसमें क्या आता है आपके पास आता है हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज। ठीक है, आपको पता है आप लैब में काम कर रहे हैं, कोई भी हैजार्ड कुछ भी हो सकता है और आपको उस टाइम पे एक प्रॉपर प्रोविजन चाहिए, प्रॉपर प्रोफिलेक्सिस चाहिए और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है, और मेन क्या हैजार्ड्स होते हैं हमारे पास हिस्टोपैथ में, या तो आपके नाइफ्स और ब्लेड्स के हाथ कट रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई केमिकल आप इतना यूज करते हो, इतने केमिकल्स यूज होते हैं, कोई केमिकल से आपको कोई हैजार्ड हो रहा है, तो इन सब के लिए लैब में एक प्रॉपर आपके पास सेफ्टी मेजर्स फॉलो होने चाहिए। एंड उस टाइम पे क्या आपको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए उस चीज की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप केमिकल्स में डील कर रहे हो तो आपके पास फ्यूम हुड्स होने चाहिए और जो भी आपका स्टाफ वहां पे काम कर रहा है उनके प्रॉपर वैक्सीनेशन होनी चाहिए एंड स्पेशली अगेंस्ट HBsAg, दैट इज हेपेटाइटिस बी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट। तो रही बात क्वालिटी मैनेजमेंट की, तो क्वालिटी मैनेजमेंट एंड लैब मैनेजमेंट गो हैंड इन हैंड। ठीक है, ये दोनों ही चीजें एक साथ चलती है। अगर आपका क्वालिटी मैनेजमेंट है तभी आपकी लैब मैनेजमेंट होगी। और क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या आता है, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट्स आते हैं। ठीक है, जितना भी आपकी लैब की वर्किंग है, अगर आपकी लैब में क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर है तो इसका मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट से क्या पता चलता है, क्वालिटी मैनेजमेंट से हमें यही पता चलता है कि आपकी लैब में जितनी भी वर्किंग्स हो रही है बिल्कुल उनका हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन है। मतलब जो भी आप लैब में काम कर रहे हो वो बिल्कुल एक्यूरेट और प्रिसाइज वर्क है, उसमें कोई भी फॉल्ट्स एंड एरर्स नहीं है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लैब मैनेजमेंट के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस से हम क्या समझते हैं, देखो अगर हमारी लैब का फाइनेंस
बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आपके कैपिटल जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल इनफ है कि आप लैब के सारे कामों को कैरी आउट कर सको और लैब की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल कर सको। आपको पता है लैब में हम इतनी ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो जितने भी कंज्यूमेबल्स हैं आप उनको लैब में प्रोवाइड कर सको। तो आपके पास इतना फाइनेंस होना चाहिए कि आप लैब की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सको। अगर लैब की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो रही है, इट मीन्स कि आपका लैब में काम हो रहा है। अगर आपके पास सामान ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट चीज ही नहीं है जिसके बिना आपका लैब में काम ही नहीं हो सकता, तो फिर क्या फायदा, फिर तो लैब मैनेजमेंट नहीं हुआ ना। तो फाइनेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका लैब मैनेजमेंट में। तो नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड कंज्यूमेबल्स। तो आपके पास एडिक्वेट इक्विपमेंट्स होने चाहिए ताकि आप लैब में सारा काम कर सको, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इक्विपमेंट सिर्फ देखने के लिए है, वो वर्क भी करने चाहिए, उनका काम भी होना चाहिए। तो सो दे शुड बी इन द वर्किंग कंडीशन एंड रेगुलरली मेंटेनेंस भी होनी चाहिए ताकि उनकी जो वर्किंग है वो चलती रहे और उनमें कोई भी डिफॉल्ट या कोई भी एरर ना आए, ताकि आपकी जो लैब की वर्किंग है उनमें कोई पेंडिंग काम ना रह जाए। आपके पास लैब में काम हो रहा है, अगर कोई मशीन खराब हो गई तो उसमें कोई इंटरफेरेंस या कोई डिस्टर्बेंस ना आए, तो उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस भी होनी चाहिए और वो वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्निकल एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट्स फॉर टेस्ट प्रोसीजर्स। अब इससे हम क्या समझते हैं, अगर आपके लैब में बहुत सारी मशीन्स हैं तो आपके स्टाफ को पता होना चाहिए कि उनको कैसे यूज करना है, उनको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और अगर उनको नॉलेज ही नहीं है तो वो मशीनें देखने के लिए हम थोड़ा लैब में लेके आए, उनको हमने यूज करना है, उनसे अपने सारा पूरा लैब प्रोसीजर फॉलो करना है। तो आपके स्टाफ को उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि उन मशीन्स को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उनको बंद करना है, कब उनको ऑपरेट करना है, कितना टाइम के लिए उनको ऑपरेट करना है। तो उनकी इस चीज की पूरी नॉलेज होनी चाहिए एंड जो भी उसमें अपडेट्स आते हैं उसके बारे में भी उनको नॉलेज तभी मिल जानी चाहिए जैसे ही उसमें कोई अपडेट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट आता है 8th पॉइंट है हमारे पास पर्सनल मैनेजमेंट। बाकी पर्सनल मैनेजमेंट से हम क्या समझते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट वही हुई कि जो हम स्टाफ सिलेक्ट कर रहे हैं अपने लैब के लिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप किसी को भी उठा के लैब में बिठा रहे हो और काम करा रहे हो, नहीं। अगर आप किसी को अपने लैब के लिए स्टाफ चूज कर रहे हो तो उनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको पूरी हिस्टो की उनकी पूरी टेक्निक्स आनी चाहिए, ठीक है, उनको इन बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए ताकि उनको काम करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, वो काम अच्छे से कर पाए और आपको एक बेटर रिजल्ट मिल सके, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके, ठीक है। तो इसमें यही आता है पर्सनल मैनेजमेंट की हाँ, अगर आप स्टाफ सिलेक्शन हो रही है तो उनकी बिल्कुल आपको क्वालिफिकेशन भी चेकआउट करना है, उनका एक्सपीरियंस भी चेकआउट करना है एंड आपको रेगुलर टाइम पे मीटिंग्स भी हैंडल करनी चाहिए ताकि आप स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स को जान सको, अपनी बातें भी स्टाफ के सामने रख सको और एक प्रॉपर डिस्कशन आपके बीच में हो ताकि लैब में कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है प्रॉपर लैब मैनेजमेंट। और अगर ये 8 एस्पेक्ट्स आपके फॉलो हो रहे हैं तो आपकी लैब मैनेजमेंट में कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती है और लैब में आपने सारे कामों को हैंडल करना है। सो यही था लैबोरेटरी मैनेजमेंट, पैथोलॉजी का टॉपिक था, हिस्टोपैथ का टॉपिक था ये, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि लैब मैनेजमेंट में आपको क्या क्या लिखना है, क्या कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। आई होप आपको वीडियो में समझ आ गया होगा, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं, ये टॉपिक क्लियर हो गया है एंड इस हफ्ते का हमारे तीनों टॉपिक्स क्लियर हो गए, तीनों सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीक हम अपने नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कोई भी क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, डीएम करते ना इंस्टाग्राम पे। सो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।